कभी सोचा है जो फोन हमारे हाथ में है उसे डिजाइन करने वाली कंपनी और उसे सिर्फ कह सकते हैं जोड़ने वाली कंपनी की कमाई में इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों होता है? आज हम इसी बड़े सवाल की तह तक जाएंगे और भारत के एक प्रोडक्ट नेशन बनने के सफर को समझेंगे। तो असली सवाल यही उठता है, क्या मेक इन इंडिया का मतलब सच में कुछ नया बनाना है या फिर हम दुनिया के लिए सिर्फ एक असेंबली लाइन बनकर रह जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे देश के भविष्य की पूरी तस्वीर तय कर सकता है। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। चलिए सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि ये प्रोडक्ट नेशन होता क्या है, आखिर इसका मतलब क्या है और ये भारत के लिए इतना बड़ा और जरूरी सपना क्यों बन गया है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो एक प्रोडक्ट नेशन वो है जो दुनिया को सिर्फ अपनी मजदूरी नहीं बल्कि अपना दिमाग बेचता है। वो सिर्फ चीजें बनाता नहीं बल्कि ऐसे ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स तैयार करता है जिनके लिए दुनिया पैसा खर्च करने को तैयार हो। इससे न सिर्फ देश की इकोनॉमी मजबूत होती है बल्कि दुनिया में उसका रुतबा और ताकत दोनों बढ़ते हैं। ये तस्वीर देखिए, पूरी कहानी अपने आप साफ हो जाती है। एक तरफ है एप्पल जो सिर्फ एक आइडिया और डिजाइन के दम पर $3 ट्रिलियन की कंपनी है, और दूसरी तरफ है फॉक्सकॉन जो दिन रात मेहनत करके उन्हीं फोनों को असेंबल करती है और उसकी वैल्यू है सिर्फ $85 बिलियन। ये जो भारी फर्क है ना, यही बताता है कि असली पैसा बनाने में नहीं बल्कि सोचने और डिजाइन करने में है। तो सवाल ये उठता है कि इस वैल्यू में इतना बड़ा अंतर क्यों है? इसका जवाब एक बहुत ही मजेदार आइडिया में छिपा है जिसे कहते हैं स्माइल कर्व। ये हमें दिखाता है कि किसी भी प्रोडक्ट के पूरे जीवन में असली वैल्यू कहाँ बनती है। देखिए, ये कर्व बिल्कुल एक स्माइल जैसा दिखता है। स्माइल के दोनों ऊंचे कोनों पर सबसे ज्यादा वैल्यू है, यानी रिसर्च और डेवलपमेंट, डिजाइन और ब्रांडिंग, और फिर दूसरे कोने पर मार्केटिंग और सर्विस, और बीच में जहां सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली का काम है वहां वैल्यू सबसे कम है। मतलब एप्पल स्माइल के कोनों पर बैठा है और फॉक्सकॉन ठीक बीच में फंसा हुआ है। तो अगर प्रोडक्ट नेशन बनने का रास्ता इतना साफ है तो फिर भारत अब तक वहां पहुंच क्यों नहीं पाया? क्योंकि इस रास्ते में कह सकते हैं कि 7 बड़ी चट्टानें खड़ी हैं। चलिए एक एक करके इन चुनौतियों को देखते हैं। तो ये हैं पहली 4 बड़ी रुकावटें। हमारे यहाँ नए आइडियाज और रिसर्च की कमी है। हम जरूरी चीजों के लिए आज भी दूसरे देशों पर निर्भर हैं। देश का प्राइवेट सेक्टर खुद यहाँ बड़ा निवेश करने से कतराता है और सरकारी नियम कानूनों का जाल तरक्की की रफ्तार को धीमा कर देता है। कुछ आंकड़े देखेंगे तो इसकी गंभीरता का और अंदाजा होगा। जरा इस आंकड़े को देखिए, सिर्फ 0.65%। मतलब हम अपनी पूरी राष्ट्रीय कमाई का 1% भी नए विचारों और खोज पर खर्च नहीं करते हैं। अब सीधी सी बात है, जब बीज ही नहीं बोएंगे तो फसल कहाँ से काटेंगे? बिना इनोवेशन के हम हमेशा दूसरों की नकल करते रह जाएंगे। आज की डिजिटल दुनिया का दिमाग है सेमीकंडक्टर्स, और हम अपना 70% दिमाग बाहर से मंगवाते हैं। जरा सोचिए, अगर कल को किसी देश ने हमें ये चिप्स देना बंद कर दिया तो क्या होगा? हमारी पूरी डिजिटल इकोनॉमी एक झटके में रुक जाएगी। और मुश्किलें सिर्फ यहीं तक नहीं है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सड़कें और बंदरगाह अभी भी वर्ल्ड क्लास नहीं है। हमारे युवाओं के पास वो स्किल्स नहीं है जो आज की इंडस्ट्री को चाहिए। और इन सब के ऊपर क्लाइमेट चेंज का खतरा एक तलवार की तरह लटका हुआ है। और एक और कड़वा सच ये भी है, हम आज भी अपनी 70% से ज्यादा बिजली कोयले से बना रहे हैं। ये हमारे पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। हम ऐसी तरक्की तो नहीं चाहते ना जो हमारी आने वाली पीढ़ियों से उनकी सांसें ही छीन ले। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा खतरा यही है कि अगर हमने इन चुनौतियों का सामना नहीं किया तो हमारा मेक इन इंडिया का सपना सिर्फ असेंबल इन इंडिया बनकर रह जाएगा। मतलब मेहनत हमारी होगी और मलाई कोई और खा जाएगा। लेकिन हर अंधेरी सुरंग के आखिर में एक रोशनी होती है। जहां समस्याएं हैं वहां समाधान भी है। तो अब बात करते हैं उस 4 सूत्रीय एक्शन प्लान की जो भारत को एक असली प्रोडक्ट नेशन बना सकता है। ये प्लान 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला, अपनी कंपनियों को मदद देना ताकि वो यहीं पर वर्ल्ड क्लास चीजें बना सके। दूसरा, देश में सड़कें और डिजिटल हाईवे का ऐसा जाल बिछाना कि माल और आइडिया देश के कोने कोने तक आसानी से पहुंचे। तीसरा, अपने युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना, उन्हें वो स्किल्स सिखाना जो एआई और रोबोटिक्स के दौर में काम आएंगी। और चौथा, नए आइडियाज को सपोर्ट करने के लिए एक ऐसा माहौल बनाना जहां सपने हकीकत में बदल सके। लेकिन इन सारी कोशिशों का असली मकसद क्या है?
क्या सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना? नहीं, लक्ष्य इससे कहीं बड़ा और गहरा है। हम एक ऐसी औद्योगिक क्रांति की ओर बढ़ना चाहते हैं जो सिर्फ मशीनों की ना हो, बल्कि इंसानों की भी हो। एक ऐसा भारत जहां टेक्नोलॉजी हमारी मालिक नहीं, बल्कि हमारी मददगार हो। जहां मशीनें इंसानों की नौकरी ना खाएं, बल्कि उनके काम को और बेहतर बनाएं। और आखिर में ये पूरी लड़ाई है अपनी आज़ादी की, आर्थिक आज़ादी की। जब कोई देश अपनी ज़रूरत की अहम चीज़ें खुद बनाता है, तो उसे दुनिया में किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता। वो अपनी शर्तों पर, अपने सम्मान के साथ खड़ा होता है। तो जाते जाते एक सवाल के साथ आपको छोड़े चलते हैं।